अब हम बात करेंगे एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन जिसका नाम है printf। इस सेशन से पहले भी हमने printf यूज किया था एक मैसेज प्रिंट करने के लिए, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग वगैरह वगैरह। printf और scanf दो ऐसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शन हैं जो हम बहुत बार इस्तेमाल करने वाले हैं और करते हैं। तो scanf और printf बहुत वाइडली यूज्ड फंक्शंस है और printf एक ऐसा फंक्शन है जो मोस्ट कॉमन आउटपुट फंक्शन है। अगर आपको कुछ स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, आप ऑलमोस्ट 100% printf ही यूज करोगे। तो हम एक छोटा प्रोग्राम द्वारा आपको printf का वर्किंग समझाने की कोशिश करेंगे। इस छोटा से प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर वेरिएबल i डिक्लेयर कर दिया जिसका इनिशियल वैल्यू है 10। एक रियल नंबर वेरिएबल है j जिसका वैल्यू है 100। तो i क्या होगा, केवल एक होल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शंस या पॉइंट में नहीं वर्क होगा। j फ्रैक्शंस यानी डेसिमल पॉइंट भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे printf वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू %d एंड वैल्यू ऑफ j इज इक्वल टू %f/n i और j प्रिंट करूंगा। जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करूंगा तब क्या होगा, वैल्यू ऑफ i इक्वल टू 10 प्रिंट होगा, j इक्वल टू 100 पॉइंट के बाद 6 जीरोस प्रिंट हो गए, क्योंकि फ्लोट का जब हम %f करा देंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद 6 प्लेसेस तक एक्यूरेसी प्रिंट करेगी आपने लिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये printf समझने की हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। अगर आप printf में देखोगे तो ये रेड जो डबल कोट है, डबल कोट के बाद एक कॉमा है, तो ये रेड कोट के अंदर जो भी कंटेंट है इसे आप कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्ट्रिंग कहते हैं। कंट्रोल स्ट्रिंग और फॉर्मेट स्ट्रिंग में ऐसा मैसेज होगा और इसमें %d %f होगा जिसको हम कन्वर्जन स्पेसिफायर्स कहते हैं। कन्वर्जन स्पेसिफायर ये इंडिकेट करता है कि i एक इंटीजर टाइप का डेटा है, %f ये इंडिकेट करता है कि j एक रियल नंबर या फ्लोटिंग टाइप डेटा है। तो अब हम printf के बारे में थोड़ी विस्तार से आपसे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला, printf हम तभी यूज करते हैं जब हमें कोई बिल्ट इन डेटा टाइप का वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करना हो या आउटपुट करना हो। एग्जाम्पल ऑफ बिल्ट इन डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, कैर, स्ट्रिंग, ये सारे एग्जाम्पल हो गए बिल्ट इन डेटा टाइप के। अगर आप स्ट्रक्चर द्वारा खुद अपना एक डेटा टाइप बनाओगे या अपने डेटा टाइप आगे क्रिएट करोगे तब आप printf यूज नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, उसके लिए कुछ अलग तरीके हैं। सी में एक इंटरेस्टिंग फीचर है, printf और उसी तरह scanf को ये पता नहीं कि आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं। उसे केवल डेटा वंस एंड जीरोस और नंबर दिखते हैं, उसे डेटा से मतलब नहीं कि क्या वो इंटीजर है या फ्लोट है या डबल है, जो भी है। इसी कारण हमें printf को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि क्या वो डेटा इंटीजर है, डबल है, फ्लोट है, रियल नंबर है या जो भी है। तो हम कैसे इन्फॉर्म करते हैं कि वो डेटा टाइप क्या है, %f और %d के द्वारा हम इंटीमेट करते हैं कि ये रियल नंबर है, ये इंटीजर है, वगैरह वगैरह। तो अब हम देखेंगे एक printf का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। printf होगा राउंड ब्रैकेट डबल कोट के अंदर, इसे हम फॉर्मेट स्ट्रिंग या कंट्रोल स्ट्रिंग कहते हैं। उसके बाद होगा expression1, expression2, expression3, expression n तक। फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जैसे ऐसे टेक्स्ट होगा वैल्यू ऑफ, और कन्वर्जन स्पेसिफायर भी फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर होंगे। कन्वर्जन स्पेसिफायर क्या है, %d और %f को हम कन्वर्जन स्पेसिफायर्स कहते हैं। अब आपको समझना जरूरी है एक्सप्रेशंस क्या है। सी में अगर आप कांस्टेंट सिर्फ ऐसे यूज कर रहे हो, ये हो गया एक एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशन। 2 + 3 × 5, इसका रिजल्ट जो है 17, ये भी हो गया एक एक्सप्रेशन। सिर्फ अगर आप i प्रिंट कर रहे हैं, ये भी हो गया एक एक्सप्रेशन। x + y × a, ये भी हो गया एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, उसमें केवल वेरिएबल हो सकते, केवल कांस्टेंट हो सकते, या वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटर्स मिलजुल के आप जो बनाते हो उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन एक्सप्रेशन का एक कंडीशन क्लियर है, एक्सप्रेशन में
जब ये सॉल्व करोगे एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू निकलना चाहिए। जैसे ए एक वैल्यू है, ए 17 है, आई का भी कुछ वैल्यू 10 हो सकता है। अगर एक्स वाई और ए का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो इनके भी कुछ वैल्यूज आ जाएंगे। तो एक्सप्रेशन ऐसा नहीं हो सकता है कि एक्स भी अननोन हो, वाई भी अननोन हो और ए भी अननोन हो, तब ये एक्सप्रेशन नहीं बनेगा, क्योंकि ये तीन वैल्यूज हो गए। जैसे हम इसे सॉल्व करें हमें केवल ए की वैल्यू मिलना जरूरी है, तभी हम इसे एक्सप्रेशन मानते हैं। हम एक्सप्रेशंस काफी यूज करेंगे सी में, और सी में एक यूनिक फीचर है जो एक्सप्रेशन दूसरे लैंग्वेज से कुछ अलग यूज करती है। अब हर कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज साइन से शुरू होगा, ठीक है। और आपका जो एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने कहा, उसमें कांस्टेंट हो सकते हैं, उसमें वेरिएबल हो सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल ऑपरेटर्स और बिल्ट इन डेटा टाइप हो सकते हैं। कन्वर्जन स्पेसिफायर क्या होता है, देखिए अभी जहां पे परसेंटेज डी आ गया वहां 10 आ गया, जहां परसेंटेज एफ आ गया वहां 100.60 आ गए। तो कन्वर्जन स्पेसिफायर्स उसी स्थान पे सब्सटीट्यूट होते हैं प्रिंटिंग पे जहां पे परसेंटेज डी और परसेंटेज एफ लिखा हो, उनके वैल्यूज आपके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे। अब बैकस्लैश एन क्या होगा, अगर समझ लीजिए ये पूरा आपका कुछ स्क्रीन है, ठीक है, ये पूरा स्क्रीन है, आपका कर्सर समझ लीजिए यहाँ पे है। जैसे ही बैकस्लैश एन एनकाउंटर होगा, कर्सर जो ब्लिंकिंग इक्वल टू साइन है वो नीचे आ जाएगा। बैकस्लैश एन मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर है, जो अनप्रिंटेबल कैरेक्टर है, आपको दिखता नहीं, वो अगले लाइन पे चला जाएगा। अब हम बात करेंगे थोड़े बहुत दूसरे चीज प्रिंटएफ के बारे में। कन्वर्जन स्पेसिफायर्स हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि स्कैनएफ और प्रिंटएफ को डेटा से कोई मतलब नहीं, चाहे आप फ्लोट यूज कर रहे हो, इंट यूज कर रहे हो, वो आपके बेनिफिट के लिए है। तो इसी कारण आपको प्रिंटएफ और स्कैनएफ को बताना पड़ता है कि फॉर्मेट ऑफ डिस्प्ले क्या है, क्या वो इंटीजर है, रियल नंबर है, या डबल है, या लॉन्ग है। परसेंटेज डी ये एग्जाम्पल से कह सकता हूं कि परसेंटेज ये इंडिकेट करता है कि वो नंबर एक डेसिमल इंटीजर है। ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स जो है हम उन्हें डबल कोट्स में प्रिंट करते हैं। जैसे अगर आप यहां देखोगे वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू एंड जे इक्वल टू, ये है वैसे ही प्रिंट हो रहे, केवल परसेंटेज डी और परसेंटेज एफ सब्सटीट्यूट होके कुछ आउटपुट चेंज हो रहा है। अब सी का एक यूनिक फीचर है, अगर आप यहां पे परसेंटेज एफ की जगह परसेंटेज डी भी लिखते और यहां परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज एफ लिखते तो आपको एरर नहीं मिलता, ठीक है, आपको आउटपुट गलत आता। तो सी कभी आपका चेकिंग नहीं करेगा। अगर आप 10% डी लिख के केवल आई जे लिखते तभी भी एरर नहीं आता, ये आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि सी ये बिलीव करता है कि प्रोग्रामर को पता है वो क्या कर रहा है। लेकिन बहुत बार जब प्रोग्रामर्स पहली बार प्रोग्रामिंग सीखने स्टार्ट करता है तो उन्हें खुद पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, इसी कारण कभी कभी सी उन्हें परेशानी पहुंचा सकती है। तो सी कोई डेटा टाइप चेक नहीं करेगा, चाहे आप यहाँ परसेंटेज डी लिखो और यहाँ अगर आप जे पहले लिखोगे तभी भी आपको कुछ एरर नहीं दिखेगा। तब इसी कारण क्या होगा, ये प्रोग्रामर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स और ये जो परसेंटेज डी है दोनों एक ही टाइप के हैं और उतने ही संख्या में है। अगर यहाँ पे मैंने 2 परसेंटेज डी लिखा तो यहाँ पे 2 इंटीजर वेरिएबल लिखना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैंने परसेंटेज डी परसेंटेज एफ यहाँ लिखा तो एक इंटीजर और एक फ्लोट लिखना मेरी जिम्मेदारी है। सी आपको कुछ एरर नहीं देगा और बताएगा भी नहीं। तो एक कारण है, प्रोग्रामर का जिम्मेदारी है कि वो करेक्ट स्पेसिफायर और डेटा टाइप मेंटेन करे। अगर नहीं करेंगे तो आपके गार्बेज या इनकरेक्ट रिजल्ट्स आएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूं। तो समझ लीजिए यहां पे एक कोड है, तो इस कोड में हम क्या कर रहे हो, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू परसेंटेज एफ एंड जे इक्वल टू परसेंटेज डी। हमने आई को इंटीजर किया था, जे को रियल नंबर किया था, लेकिन अब जब प्रिंट कर रहे हैं हमने इंटरचेंज करा दिया, तब आउटपुट क्या आएगा, गार्बेज आउटपुट आएगा, क्योंकि सी ए आपको चेक करके इन्हें बताएगा कि भैया आई इंटीजर है, जे रियल नंबर है, आपने गलती कर दिया। जब आप प्रोग्राम रन करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने कुछ गलती कर दिया था। और एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू परसेंटेज डी, जे इक्वल टू परसेंटेज एफ। ये दोनों सही है, लेकिन हमने यहाँ जे डालना भूल गए। क्योंकि हमें यहाँ जे डालना भूल गए तब क्या होगा, वैल्यू ऑफ आई तो करेक्ट 10 प्रिंट होगा, लेकिन जे का जो वैल्यू है वहां मीनिंगलेस आउटपुट या गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगा। तो इसी कारण सी आपको काफी फ्रीडम देगी, उस फ्रीडम को आप बड़ी जिम्मेदारी से यूज करना आप पर निर्भर है।